अपने शुरू करते हैं आज राजीव गांधी सिद्धमुख नहर नहर परियोजना। अब आवाज नहीं आनी चाहिए, साइलेंट हो जाओ सारे। अपने बात करते हैं इस परियोजना की। तो इस परियोजना के बारे में हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो इसका शिलान्यास कब किया गया। तो शिलान्यास किया जाता है इसका 5 अक्टूबर। शिलान्यास 5 अक्टूबर 1989 को भिरानी गांव के अंदर इसका राजीव गांधी के द्वारा इसका शिलान्यास किया जाता है और लोकार्पण इसका किया जाता है 2002 के अंदर भिरानी गांव के अंदर। लोकार्पण में रह की मात्रा किस पे आएगी? पे आएगी क्या? 2002 के अंदर सोनिया गांधी द्वारा इसका लोकार्पण किया जाता है। ये जंगले है ना इधर वाले, खोल दो, बड़ी हवा क्रॉस हो जाएगी। बिरानी गांव अपने इधर ही है, हनुमानगढ़ साइड में। अगली बात अपने करें इसमें, तो इस नहर को पानी कहां से मिलता है? नहर को जलापूर्ति, इस नहर को जलापूर्ति होती है भाखड़ा नागल हेड वृक्ष से। जलापूर्ति कहां से होती है? भाखड़ा नागल हेड वृक्ष से इसको जलापूर्ति होती है। और इसको जो पानी मिला है वो एक समझौता हुआ है अपने 1985-86 के अंदर एक समझौता होता है जिसे इराड़ी कमीशन अपने बोलते हैं। इराड़ी कमीशन, इसकी रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान को क्या दिया जाता है? पानी दिया जाता है। इराड़ी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान का हिस्सा तय किया गया और उसी हिस्से का उपयोग करने के लिए हमने एक नहर परियोजना बना दी। उस नहर का नाम है राजीव गांधी सिद्धमुख नहर नहर परियोजना के नाम से अपने जानते हैं, या राजीव गांधी सिद्धमुख नहर के नाम से भी इसे जानते हैं अपने। ये बात इसके बारे में हमें ध्यान रखना। लाभ कौन कौन से जिलों को मिलता है राजस्थान के अंदर? तो लिख दीजिए लाभान्वित जिला। 2 जिले लाभान्वित होते हैं, एक तो होता है हनुमानगढ़ और एक होता है चूरू। हनुमानगढ़ जिले की 2 तहसीलों को सबसे ज्यादा लाभ मिलता है, वो है नोहर और दूसरी है भादरा। चूरू जिले की भी 2 तहसीलों को इससे ज्यादा लाभ मिलता है, वो है तारानगर और राजगढ़। 2 तहसीलों को सबसे ज्यादा लाभ मिलता है, तारानगर व राजगढ़। यह बातें हमें इसमें ध्यान रखनी है। एक बात और भी इसके बारे में हमें ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है हमें कि प्रारंभ में जो इसका निर्माण शुरू किया गया था वो यूरोपियन आर्थिक समूह, जो यूरोपीय संघ है, उसके द्वारा किया गया था। लेकिन फिर होता क्या है कि भारत परमाणु परीक्षण करता है और भारत के परमाणु परीक्षण करने के दौरान क्या है,
भारत के ऊपर सभी जो आर्थिक सहयोग मिल रहे थे उनके ऊपर रोक लगा दी जाती है। इसलिए यूरोपियन आर्थिक समूह जो सहायता कर रहा था वो बंद कर देता है। तब अपने भारत का एक समूह है जिसे बोलते हैं नाबार्ड, जो ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने के लिए हमेशा आगे रहता है, उसके द्वारा इसका निर्माण है वो पूरा किया जाता है। तो ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है कि इसका जो निर्माण है वो किसकी वित्तीय सहायता से किया गया है, तो लिखेंगे वित्तीय सहायता। वित्तीय सहायता प्रारंभ में तो यूरोपियन आर्थिक समूह ने की थी, लेकिन बाद में जब हमने परमाणु परीक्षण किया उसके बाद में नाबार्ड के आर्थिक सहयोग से इसका जो निर्माण है वो पूरा हुआ है। तो ये बातें इसमें हमें ध्यान रखनी है। कौन सी नहर परियोजना होगी? राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना के बारे में हमें ध्यान रखना है। पानी कहाँ से मिलता है, निर्माण शुरू कब हुआ है, लोकार्पण कब हुआ है, कहाँ से पानी मिला है, कौन सा समझौता था और समझौते के आधार पर राजस्थान के कितने जिलों को इससे लाभ मिला है। तो 2 जिलों को इससे प्रमुख रूप से लाभ मिला है और दो जिलों की दो जो तहसील है उन्हें सबसे ज्यादा लाभ मिला है। अगली एक छोटी सी नहर पढ़ते हैं, गुड़गांव नहर। ये नोट कर लिया क्या सभी ने? नोट करो इसे। लिखो भाई अगली नहर गुड़गांव नहर। गुड़गांव नहर, गुड़गांव नहर का एक नाम मिलता है पश्चिमी यमुना लिंक नहर। पश्चिमी यमुना लिंक नहर यह राजस्थान व हरियाणा की संयुक्त परियोजना है और निर्माण की अपने बात करें भी इस नहर का निर्माण कब किया गया, तो इस नहर का निर्माण 1966 से 1985 के मध्य हुआ। लंबाई की बात करें तो इस नहर की जो लंबाई है 141 किलोमीटर। नहर की लंबाई कितनी है? 141 किलोमीटर। ये नोट कर लिया नीचे वाला आप? तो ये जो नहर है ये राजस्थान में कौन से गांव से प्रवेश करती है? तो राजस्थान में ये प्रवेश करती है जुरेरा गांव से। और लाभान्वित क्षेत्र कौन कौन से हैं इससे? तो लाभान्वित 2 क्षेत्र है इसमें हमें ध्यान रखने हैं। एक तो है कामा
कामा व डींग क्षेत्र इससे लाभान्वित होता है। लगभग इससे 3400 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। ये अपने एक नहर हो रही, इस नहर का नाम है गुड़गांव नहर, गुड़गांव नहर। और अंतिम नहर परियोजना के रूप में हम पढ़ लेते हैं भरतपुर नहर। अगली नहर लिखते हैं अपने भरतपुर नहर। भरतपुर नहर की अपने बात करें तो यह राजस्थान और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान व यूपी की संयुक्त परियोजना। भरतपुर नहर की कुल लंबाई की अपने बात करें तो कुल लंबाई मिलती है इसकी 28 किलोमीटर, और 28 में से 12 किलोमीटर इसकी लंबाई है वो राजस्थान में। राजस्थान में कितनी लंबाई है इसकी? तो 12 किलोमीटर। अपने उत्तर प्रदेश के अंदर एक नहर है, उस नहर का नाम है आगरा नहर। उस आगरा नहर से इसका उद्गम हुआ है, नहर से नहर निकाली गई है, तो इसका उद्गम कौन सी नहर से होता है? आगरा नहर से होता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि उद्गम इसका आगरा नहर से होता है। और सबसे ज्यादा इस नहर से जो लाभ मिलता है वो डींग जिले को मिलता है। तो लिखेंगे लाभान्वित जिला, लाभान्वित जिला है डींग। लाभान्वित जिला कौन सा है? तो डींग। इसी के साथ में अपनी नहर परियोजना है वो कंप्लीट होती है। अगला टॉपिक शुरू करेंगे आज हम राजस्थान में जनजातियां। हेडिंग लगा दीजिए राजस्थान में जनजातियां। ये नोट कर लिया ना सभी ने? जनजाति किसे कहते हैं? कोई परिभाषा हो सकती है क्या जनजाति की? किसी प्रदेश में निवास करने वाली, आगे आवाज नहीं, इतनी समझ लगी आवाज की। किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या। तो पिछड़ा वर्ग। क्या विशेषता होगी, कैसे मानेंगे कि ये पिछड़ा हुआ है? जंगलों में रहते हैं, और जंगलों में जरूरी है क्या जंगलों में रहेंगे? मैदानों में नहीं रह सकते? पहाड़ों में, पहाड़ों में भी रह सकते हैं। तो फिर ये लिखा नहीं क्या अभी तक? पहले तो ऐसे बताओ कि जनजातियों के नाम बताओ आप मुझे। मीणा, गरासिया, सहरिया, कथोड़ी,
भील, सहरिया, अब इनकी विशेषता क्या है? आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए, कोई जरूरी तो नहीं है सारे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हो सकता है इनमें कोई डाकू हो जिसके पास में खूब संपत्ति हो, ऐसा भी तो हो सकता है। चलो लिखते हैं अपने, थोड़ी बहुत बात लिखिए। जो मानव दुर्गम स्थानों पर निवास करते हैं, जो मानव दुर्गम स्थानों पर जो मानव दुर्गम स्थानों पर निवास करते हैं और अपनी परंपरा व संस्कृति की रक्षा करते हैं और अपनी परंपरा व संस्कृति की रक्षा करते हैं। दूसरी बात इसमें लिखेंगे हम अगली लाइन में, एक तो जो दुर्गम स्थान, जो स्थान जहां जल्दी से पहुंच पाना संभव नहीं है, उन क्षेत्रों में जो लोग निवास करते हैं वो आदिवासी होते हैं, जनजाति की श्रेणी में वो आते हैं। फिर अपने ऐसे भी कह सकते हैं कि इनकी अपने रीति रिवाज, इनके अपने रीति रिवाज, संस्कृति, खान पान, वेशभूषा आदि अलग विशिष्टता लिए होती है। विशिष्टता लिए होती है तथा यह समाज की मुख्य धारा से, यह समाज की मुख्य धारा से, यह समाज की मुख्य धारा से जुड़े नहीं होते हैं। ऐसे लोग आदिवासी, या अपने ऐसे कह सकते हैं कि आदिवासी होते हैं, और आदिवासियों के जो समूह है, अलग अलग समूह है, उन्हें अपने क्या बोल देते हैं? जनजाति बोल देते हैं। अब अपने बात करें कि जो जनजाति होती है उनकी अनिवार्य विशेषता क्या है या उनके अनिवार्य लक्षण क्या है, तो लिखते हैं जनजाति की अनिवार्य विशेषता, जनजाति की अनिवार्य विशेषता, क्या क्या विशेषताएं हो सकती है? तो पहली विशेषता तो हम कह सकते हैं कि आदिम लक्षण होते हैं, आदिम लक्षण होते हैं, पुराने जो मानव के लक्षण थे वो इनमें दिखाई देते हैं। तो पहली विशेषता है इनके कि आदिम लक्षण होते हैं। दूसरी बात हम ध्यान में रखेंगे, भौगोलिक अलगाव झलकता है। भौगोलिक अलगाव है वो प्रदर्शित होता है। भौगोलिक अलगाव से जो मतलब है कि जिस क्षेत्र के अंदर ये रहते हैं, जिस स्थान पर ये रहते हैं, उस स्थान के आधार पर इनको अलग से पहचाना जा सकता है कि ये भील है या ये मीणा है, ये कथोड़ी है, क्योंकि उनको रहने के उनके भौगोलिक तरीके से ही अपने को पता लग जाता है कि ये कोई जनजाति का व्यक्ति है या कोई आदिवासी है, क्योंकि उनका बोलने का तरीका अलग है, उनका रहने का तरीका अलग है। जैसे आदि मानव रहते थे वैसे कुछ लक्षण इनके अंदर पाए जाते हैं। विशिष्ट संस्कृति होती है, अलग ही संस्कृति होती है इन लोगों की, तो लिखेंगे विशिष्ट संस्कृति, विशिष्ट
संस्कृति, यानी कि अपनी अलग पहचान होती है इन लोगों की। और जैसे एक सामान्य जो समाज का व्यक्ति होता है, जो आपसी लोगों से वार्तालाप करता है, किसी भी जाति किसी भी धर्म के व्यक्ति से बातचीत करता है, वैसे ये लोग बातचीत नहीं करते, ये एक दूसरे से बोलने में संकोच करते हैं। तो लिखेंगे व्यापक स्तर पर समुदाय से संपर्क करने में संकोच करते हैं। व्यापक स्तर पर समुदाय से संपर्क करने में संकोच करते हैं, यानी कि ज्यादा बोलते नहीं है हर किसी से, एक ये विशेषता इनकी हो जाती है। और आर्थिक रूप से, सामान्य रूप से आर्थिक रूप से ये पिछड़े होते हैं। तो लिखेंगे आर्थिक रूप से पिछड़ापन, आर्थिक रूप से पिछड़ापन। अधिकांशतः जो लोग होते हैं जनजातियों के, वो निर्धन होते हैं, गरीब होते हैं, पिछड़े हुए होते हैं, जो समाज के सामान्य वर्ग के पास में जो सुविधाएं होती है, मूलभूत सुविधा होती है, उनका इनके पास में अभाव पाया जाता है। न तो कोई इनके पास में अच्छे घर होते हैं, न आने जाने के लिए कोई बढ़िया न सड़कें होती है, इनके क्षेत्रों के अंदर सड़कें नहीं होती है, तो साधनों का भी क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। खेती भी करते हैं तो पुराने तरीके से करते हैं, स्थान बदल बदल करके खेती करते हैं। ट्रैक्टर के साधन इनके पास नहीं पाए जाते, कोई बाई चांस ट्रैक्टर ले आए तो उनके पास वो मशीनें नहीं है जिनसे ये खेती कर सके। तो इन चीजों का क्या पाया जाता है, इनके पास में अभाव पाया जाता है। ये 4-5 जो विशेषता है ये हमें ध्यान में रखनी। आगे बात करते हैं, नोट लगा के लिख दीजिए कि राजस्थान में अधिकांश जनजातियां, राजस्थान में अधिकांश जनजातियां उदयपुर जिले में निवास करती है। कौन से जिले में जनजातियां निवास करती है, उदयपुर में लगभग सभी प्रकार की जनजातियों के लोग अपने को मिल जाते हैं। तो हम एक बात नोट कर देते हैं कि राजस्थान में अधिकांश जनजातियां उदयपुर में निवास करती है। राजस्थान में अधिकांश जनजातियां कहाँ निवास करती है, उदयपुर में निवास करती है। और भारत के अंदर अपने जनजातियों की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान का चौथा स्थान है। तो लिखेंगे हम भारत में जनजातियों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान, तो कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। जनजातियों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में चौथा स्थान है। सर्वाधिक जनजातियां कहाँ पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा जनजातियां की जो संख्या है वो पाई जाती है, सर्वाधिक कौन से राज्य के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर। जनसंख्या की अगर बात करें, सर्वाधिक जनजातियों की जनसंख्या, और सर्वाधिक प्रतिशत की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जनजातियों का जो प्रतिशत है वो प्रतिशत पाया जाता है मिजोरम के अंदर। तो लिखेंगे सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य कौन सा हो गया, मिजोरम। सर्वाधिक प्रतिशत मिजोरम के अंदर है। अब बात आती है कि जैसे जनसंख्या की दृष्टि से तो राजस्थान का चौथा स्थान है जनजातियों की, प्रतिशत की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो प्रतिशत की दृष्टि से है 13वां स्थान। कितना स्थान है, 13वां। तो लिखेंगे जनजाति जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से
राजस्थान का स्थान, तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? 13वां स्थान, 13वां स्थान। अब अपने एक टेबल बना लेते हैं जिसमें अपने देख लेते हैं कि राजस्थान में जनजातियों का सबसे ज्यादा प्रतिशत कहाँ पर है और सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, सबसे कम प्रतिशत कहाँ पर है और सबसे ज्यादा अपने क्या है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है। इन सारे बातों को अपने देख लेते हैं। ये नोट कर लिया क्या ऊपर वाला? तो लिखो राजस्थान में जनजाति। हम इसको पढ़ लेते हैं इस प्रकार से थोड़ा। एक तो हम पढ़ लेते हैं कि सर्वाधिक, और एक हम इसे पढ़ लेते हैं न्यूनतम। सर्वाधिक के अंदर हम दो बातें पढ़ लेंगे। एक तो हम पढ़ लेंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है, जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है और सर्वाधिक प्रतिशत कहां पर है। ऐसे ही हम यहाँ पे पढ़ लेंगे कि न्यूनतम जनसंख्या कहां पर है और न्यूनतम प्रतिशत कहां पर है। इस प्रकार से हम कुछ आंकड़े देख लेते हैं। सबसे पहले अपने सर्वाधिक जनसंख्या की बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर जनजातियों की संख्या मिलती है अपने को उदयपुर में, और उदयपुर के बाद में मिलती है बांसवाड़ा के अंदर। तो एक नंबर पे लिखेंगे इसमें उदयपुर, और दो नंबर पे इसमें हम लिखेंगे बांसवाड़ा। उदयपुर में कितनी मिलती है सबसे ज्यादा है, तो उदयपुर के अंदर अपने को मिलती है 15.25 लाख। और दो नंबर पे है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में कितनी मिलती है, तो 13.73 लाख या 13.73 लाख यहाँ पे मिलती है। अब बात करते हैं कि सर्वाधिक प्रतिशत वाला क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे ज्यादा जनजातियों का प्रतिशत बांसवाड़ा जिले के अंदर पाया जाता है। कितना पाया जाता है सर्वाधिक प्रतिशत बांसवाड़ा में, तो लगभग कितने प्रतिशत है, 76% है। 76 है ना या 74 है? 76 ही है, 76.4 है, 76.4। और दो नंबर पे दूसरा जिला कौन सा आता है, डूंगरपुर। प्रतिशत में दूसरा जिला डूंगरपुर, और डूंगरपुर का प्रतिशत है लगभग 70.8%, 70.8%। ये तो बात होगी सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक प्रतिशत की। अब जो बात करते हैं वो बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या कौन से जिले में है और सबसे कम प्रतिशत कौन से जिले में। तो सबसे ज्यादा अपने सबसे कम जनसंख्या के अंदर पहले नंबर पे आता है बीकानेर, और दो नंबर पे कौन सा आता है, नागौर। तो सबसे कम जनसंख्या की बात हो रही है, आंकड़े जरूर लिखेंगे। सबसे कम जनसंख्या बीकानेर के अंदर है 7,779, 7,779। और नागौर में कितनी है, 10,412 है क्या, 10,412 जनसंख्या है। अब अपने बात करें प्रतिशत की,
सबसे कम प्रतिशत कौन से जिले के अंदर पाया जाता है? तो प्रतिशत में पहले नंबर पे आता है नागौर और दूसरे नंबर पे आता है न्यूनतम प्रतिशत के अंदर बीकानेर। पहले नंबर पे कौन सा है? नागौर और दूसरे नंबर पे बीकानेर। यानी कि इधर वाला काम इधर उल्टा हो गया। कितना कितना प्रतिशत है? 0.3% और 0.3%। दोनों का प्रतिशत एक जैसा है लेकिन फिर भी ऐसे कैसे है? तो संख्या के अंदर थोड़ा सा आगे पॉइंट के अंदर क्या आ जाता है? अंतर आता है। इसलिए नागौर पहले नंबर पे है, बीकानेर दूसरे नंबर के ऊपर है। न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम प्रतिशत, सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक प्रतिशत की बात समझ में आई है या नहीं आई? प्रतिशत कैसे निकलता है पता है सभी को? कैसे निकला है बताओ थोड़ा। ये उदयपुर वाला बताना मेरे को। उदयपुर वाली बांसवाड़ा वाला बताओ कैसे है? बांसवाड़ा के अंदर 76.4%। बता सकते हो? नागौर में न्यूनतम है तो न्यूनतम कैसे है कोई विद्वान आदमी या विदुषी महिला? हम्म, नहीं पता? हाँ या ना में तो जवाब दो कम से कम। गूंगे हो गया तो पता है कि नहीं पता? नहीं पता तो पूछ लो फिर। मान लो कि बाड़मेर के अंदर अगर मान लो जनसंख्या कितनी है? 100 लोग रह रहे हैं तो 100 में से कितने लोग जनजाति के हैं? 76.4 लोग जनजाति के हैं। प्रत्येक 100 लोगों के अंदर 76 लोग जनजातीय समुदाय से हैं। इस प्रकार से है। और डूंगरपुर के अंदर प्रत्येक 100 लोगों में से प्रत्येक 70 लोग हैं वो जनजातीय समुदाय से हैं। और ऐसे ही नागौर के अंदर है तो नागौर के अंदर एक से ही संख्या क्या आ जाती है? 100 के अंदर कम हो जाती है। एक व्यक्ति भी नहीं है पूर्ण रूप से। और ऐसी स्थिति का है बीकानेर के अंदर। संख्या बीकानेर के अंदर सबसे कम है और दूसरे नंबर पे कौन सा है? नागौर है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि नागौर की जनसंख्या है ना वो बीकानेर से ज्यादा है। जब जनगणना की बात करते हैं ना, ऑल ओवर जनसंख्या की बात करते हैं, तब बीकानेर की संख्या कम है, नागौर की संख्या ज्यादा है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। ये जो प्रतिशत निकाला गया है वो उस जिले की जनसंख्या से निकाला गया है। ये बात हमें ध्यान रखनी है इसमें। अब अपने बात करते हैं राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से जनजातियों का क्रम। यहां से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन सी जनजाति की है, सबसे कम कौन सी जनजाति की है? तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो लिखो भाई, राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से जनजातियों का क्रम 4 जनजातियों के बारे में हमें कम से कम पता होना चाहिए। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो मीणा जनजाति की है। कौन सी जनजाति के लोग रहते हैं सबसे ज्यादा? मीणा जनजाति के। कितने लोग रहते हैं? कितने रहते हैं? 43.46 लाख।
43.46 लाख लोग रहते हैं। 2 नंबर पे लिखो, 2 नंबर पे रहते हैं भील। भीलों की संख्या है 41 लाख। भील जनजाति की संख्या कितनी है? 41 लाख। 3 नंबर पे लिखिए आप गरासिया। गरासिया की जनसंख्या है सिर्फ 3 लाख। गरासिया की जनसंख्या है 3 लाख। और 4 नंबर पे लिखिए 4 नंबर पे लिखिए डामोर। डामोर की जनसंख्या है 91,000। एक कोई मिस हो गया के बीच में? एक लिखा नहीं ना? सहरिया। सहरिया की जनसंख्या है 1 लाख। और लास्ट कौन सी लिख रहे थे? डामोर। डामोर की कितने हजार? 91,000। तो ये आंकड़े हमें ध्यान रखने। तो इनका क्रम याद रह जाएगा ना कि सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? मेणा। मेणा ऑप्शन में नहीं होगा तो भील हो जाएगा। भील ऑप्शन में नहीं है तो गरासिया हो जाएगा। इस प्रकार से हमें इनका क्रम ध्यान रखना है। अब हम पढ़ते हैं एक एक करके जनजाति पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीणा जनजाति। 1 नंबर पे लिखे मीणा जनजाति। सबसे पहले 1 नंबर पे पढ़ते हैं अपने मीणा जनजाति। लिखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति। विस्तार तो जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सलूम्बर, सलूम्बर, गंगापुर सिटी। लिखा था क्या गंगापुर सिटी? गंगापुर सिटी, इन जिलों के अंदर यह जनजाति पाई जाती है। सबसे बड़ी जनजाति है ये और राजस्थान की कुल जनजातियों का 47% है ये। तो लिखेंगे मेणा जनजाति राजस्थान की, राजस्थान की कुल जनजाति समुदाय का
47% है, 47% है। मीणा जो शब्द है, मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, किस शब्द से लिया गया है? मीणा मीन से बना है, और मीन का जो अर्थ है वो है मछली या मत्स्य। तो लिखेंगे मीणा का जो अर्थ है वो मीन से, और मीन का जो मतलब होता है वो होता है मत्स्य, या इसे बोलते हैं अपने मछली। यानी कि ये मानते हैं कि जो मीणाओं की जो उत्पत्ति हुई है वो भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से हुई है, मीन अवतार से मानी जाती है। मीणाओं का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो मीणा पुराण। प्रमुख ग्रंथ कौन सा है मीणाओं का? मीणा पुराण। किसने लिखा है? मुनि मगन सागर ने। किसके द्वारा रचित है यह ग्रंथ है? मुनि मगन सागर के द्वारा यह ग्रंथ रचित है। कर्नल टोड के अनुसार ऐसा माना जाता है कि बाणगंगा नदी के किनारे पहाड़ी है, काली खो की पहाड़ी। जब हम नदी पढ़ते हैं तब अपने बात करते हैं कि काली खो की पहाड़ी है। कर्नल टोड कहते हैं कि मीणा जनजाति का उद्गम स्थल या मूल जो स्थान है वो कौन सा है? काली खो की पहाड़ी है। कई बार पूछा जाता है, प्रश्न तो लिख देते हैं। कर्नल टोड के अनुसार मीणा जनजाति का मूल स्थान तो कौन सी पहाड़ी है? काली खोहे की पहाड़ी। काली खोहे की पहाड़ी। मीणा जनजाति के प्रमुख तो दो ही वर्ग होते हैं। एक वर्ग होता है जमींदार मीणा, और एक मीणा होते हैं चौकीदार मीणा। सामान्य दो ही वर्ग है। देखो, आमेर पर, आमेर के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहां पहले मीणाओं का अधिकार था, और बाद में वहां पर अधिकार हो गया कछवाहों का। तो कछवाहों ने, ये जो मीणा लोग थे उस समय भी मीणा दो प्रकार के होते थे। एक तो जो राज करते थे वो होते थे, और दूसरा है जो खेती करते थे। तो अब कछवाहों के काल में मीणा है वो दो भागों के अंदर बट जाते हैं। तो लिखेंगे मीणाओं के वर्ग। मीणाओं के वर्ग। मीणाओं के दो वर्ग है। एक तो है चौकीदार वर्ग, चौकीदार मीणा बोलते हैं जिन्हें। और दूसरे मीणा कौन से होते हैं? जमींदार मीणा। जमींदार मीणा। जमींदार मीणा है वो कृषि कार्य करते हैं, और जो चौकीदार मीणा है ये सेना में भर्ती होते हैं, और कहते हैं कि जयपुर खजाने की रक्षा चौकीदार मीणाओं के द्वारा की जाती थी। सेना में भर्ती होते हैं चौकीदार मीणा, कृषि करते हैं जमींदार मीणा। प्रमुख दो वर्ग हमें इसमें ध्यान रखने। टाइम पड़ा है क्या अभी? ये हो गया? हो गया? क्या टाइम हुआ है? 4 मिनट पड़े हैं, तो 4 मिनट के अंदर अपने मीणा जनजाति कंप्लीट कर लेते हैं। लिखो भाई। ढाणी। ढाणी क्या है? तो मीणाओं के जो गांव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ढाणी कहते हैं। तो लिख दीजिए, ढाणी का मतलब है मीणाओं के गांव। अब गांव की बात आती है तो गांव का मुखिया भी तो होता है।
तो लिखेंगे पटेल। मीणाओं के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? पटेल कहलाता है। एक लिखते हैं हम 84। कहते हैं कि मीणा जनजाति के 24 गांव के ऊपर एक बड़ी पंचायत होती है, जो सबसे बड़ी पंचायत होती है। मीणा मीणाओं की सबसे बड़ी पंचायत, तो लिखेंगे मीणा जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत। मीणा जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत क्या कहलाती है? 84 कहलाती है। फिर हम नोट करते हैं बुद्ध देवता। मीणा जनजाति के देवी देवता। मीणा जनजाति के देवी देवताओं को क्या कहा जाता है? बुद्ध देवता कहा जाता है। बुद्ध देवता, ये हमें ध्यान रखना है। एक इनकी रस्म है, रस्म का नाम है मोरनी मांडना। मोरनी मांडना। मोरनी मांडना एक रस्म है जो विवाह के दौरान की जाती है, तो लिखेंगे विवाह के दौरान की रस्म। कौन सी जनजाति के? मीणा। विवाह के दौरान की रस्म। और मीणा जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, तो हम लिख सकते हैं लांगुरिया गीत पर ये नृत्य करते हैं। लांगुरिया गीत पर इनके द्वारा नृत्य किया जाता है। उस जगह आपको किताबों में लांगुरिया नृत्य भी मिल जाएगा। और राजस्थान की सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी है? मीणा। ये अपने मीणा जनजाति है, ये कंप्लीट होती है। अगली जनजाति हम पढ़ेंगे भील। भीलों के बारे में फिर अपने कल शुरू करेंगे।